हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी पार्टिकल के ऊपर लोड लगता है तो उसके अंदर जब स्ट्रेस डेवलप होती है तो उसकी वजह से, उस लोड की वजह से उसमें क्या क्या परिवर्तन या उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं, उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बार दिया हुआ है रेक्टेंगुलर सेक्शन का। इस बार पर दो लोड लग रहे हैं, इस साइड में P और इस साइड में P। यह लोड इसकी लंबाई को खींचेंगे तो इसकी वजह से इसकी थिकनेस और इसकी विड्थ में कमी होगी और लेंथ में वृद्धि होगी। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। Above figure shows a rectangular bar of length L, width B and thickness T subjected to single direct stress P acting along its longitudinal axis। ऊपर दिया गया बार की लंबाई L है, चौड़ाई B है और इसकी थिकनेस T है। इस पर स्ट्रेस काम कर रही है, वो इसके लंबवत दिशा में यानी कि L की लंबाई में कार्य कर रही है। लेट दिस स्ट्रेस बी टेंसाइल इन नेचर। यह स्ट्रेस जो है वो टेंसाइल नेचर की है। इसकी वजह से क्या होगा? देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लंबाई में जो परिवर्तन आ रहा है इसको E1 से डिनोट किया है। इसको दिया है स्मॉल p अपॉन E। ये कौन सी है? लंबाई के ऊपर लग रही है तो ये टेंसाइल होगी, यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके थिकनेस और विड्थ की वजह से, उसको बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन E2 माइनस 1 अपॉन m E1। यहाँ पर E1 की वैल्यू ऊपर की साइड में दे रखी है, वो यहाँ पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा इजिकल टू माइनस 1 अपॉन एन एम इंटू P अपॉन E। ये दोनों फॉर्मूले या इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। E1 की वैल्यू यह होती है और E2 की वैल्यू यह होगी। यहाँ पर विड्थ और थिकनेस कम होगी इसलिए इसको कंप्रेसिव दिया है, और लंबाई में वृद्धि होगी इसलिए इसको टेंसाइल दिया। अब ये रेक्टेंगुलर बार है तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो नाउ फॉर द रेक्टेंगुलर बार V इज इक्वल टू L इंटू B इंटू T। एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी रेक्टेंगुलर बार का वॉल्यूम निकालने के लिए। इसका मीनिंग हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला है। इसको L इंटू B इंटू T से डिनोट किया है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब जब लोड लगा है तो उसकी वजह से इसकी लंबाई में, इसकी चौड़ाई में और इसकी ऊंचाई में जो परिवर्तन आया है उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा L, डेल्टा B और डेल्टा T से। इफ डेल्टा L, डेल्टा B एंड डेल्टा T denote the change in the corresponding dimension, the final volume is V plus delta V is given by। जब इसके ऊपर स्ट्रेस ने वर्क किया तो इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में जो परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से उसका जो फाइनल वॉल्यूम अब जो निकलेगा वो क्या होगा? पहले का वॉल्यूम प्लस जो चेंजेस हुआ है वॉल्यूम, उनको जोड़ देंगे। तो आपके पास में अब वॉल्यूम क्या हो गया है? V प्लस डेल्टा V। तो यहाँ पर भी लेंथ जो चेंज हुई है उसको जोड़ लेंगे, L प्लस डेल्टा L इंटू B प्लस डेल्टा B इंटू T प्लस डेल्टा T। हमारे पास में वॉल्यूम क्या था पहले? L इंटू B इंटू T, और जो चेंजेस हुआ है उसको हमने इसमें जोड़ दिया तो हमारे पास में मिला है वॉल्यूम V प्लस डेल्टा V। ये वॉल्यूम में चेंज है। ऐसे ही
लेंथ में क्या चेंज हो रहा है, एल प्लस अब हो गई है डेल्टा एल, ऐसे विड्थ में बी प्लस डेल्टा बी, और थिकनेस हो गई है टी प्लस डेल्टा टी। इन तीनों को मल्टीप्लाई में इस जगह रखा है, तो हमारे पास में यह इक्वेशन यहाँ पर मिली है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर सभी में जो फर्स्ट आपको दे रखा है एल प्लस डेल्टा एल, इसमें से एल कॉमन ले लेते हैं। यहाँ सेकंड में बी प्लस डेल्टा बी में एल बाहर निकाल लिया है, तो एल की जगह हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर डेल्टा एल की जगह हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। ऐसे ही बी, इस वाली में से बी कॉमन निकालेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास में 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पर टी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। अब यहाँ पर जो हमें कॉमन निकाला है एल, बी और टी, इसको एक साथ में लिख लिया यहाँ पर एल इंटू बी इंटू टी। बाकी जो आपके पास में बचा है 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, इसको एक साथ में यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ हमारे पास में एल इंटू बी इंटू टी क्या होता है, v है, जो ऊपर बताया था इक्वेशन में, ये v, इसको v से डिनोट कर लिया। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमें ये पूरी इक्वेशन मिली है। Ignoring the products of small quantities we have, ऊपर जो इक्वेशन आपने बनाई है, इसमें से जो स्मॉल क्वांटिटीज है उसको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट करते हुए चल रहे हैं। तो वो स्मॉल क्वांटिटीज कौन सी होगी, जो भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, ये वाली और ये वाली, इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास में इक्वेशन केवल ये बच जाएगी, जो यहाँ पर हमने इस टाइप से दिखाया है। इसका मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने प्रोडक्ट वाली क्वांटिटीज को इग्नोर कर दिया है, तो यह बराबर ना होकर के क्या है, अप्रोक्सीमेटली इस वॉल्यूम के ये इक्वेशन बराबर होगी। अब अगर आगे हम क्या करेंगे, इस v का यहाँ पर वॉल्यूम जो दे रखा है v, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाली सिचुएशन में। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला v को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एल अपॉन एल से, तो हमें मिल जाएगा v इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, प्लस यहाँ पर डेल्टा बी अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो v इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, और यहाँ डेल्टा टी अपॉन टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस v इंटू डेल्टा टी अपॉन टी मिल जाएगा। अब ये जो v है, इसको हम इसके इधर लेके आते हैं, तो ये प्लस का है इस साइड में, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। इससे v से p कैंसल आउट हो जाएगा, और बाकी जो इक्वेशन बची है ये, इसमें से हम क्या करेंगे, v को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास में इधर ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ केवल अब इस साइड में v से v कैंसल आउट हुआ है, तो हमारे पास में बचा डेल्टा v, और इधर ये पूरी इक्वेशन ऐसी की ऐसी हमने ऊपर से उतार ली। अब इस v को वापस इधर लेके आते हैं, तो हमें इस साइड में मिल जाता है डेल्टा v अपॉन v, और इस साइड में बाकी बची हुई इक्वेशन को ऐसा कैसा उतार लिया है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर डेल्टा v अपॉन v को डिनोट किया है EV से, डेल्टा L अपॉन L को डिनोट किया है E1, डेल्टा B अपॉन B को डिनोट किया है E2, डेल्टा T अपॉन T को डिनोट किया है E3। चाहे तो हम x y z
जो इसकी डायरेक्शन है उसके अनुसार भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। The above equation could also be obtained directly by taking logarithm and partially differentiating both the side of equation first। जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास में, वो इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू एल इंटू डी इंटू टी। इसको लॉग करने के बाद में डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, log v इज इक्वल टू log l प्लस log b प्लस log t। जो ऊपर हमें इक्वेशन मिली है सेकंड इक्वेशन, उसको हमने यहाँ पर ऐसा कैसा लिख लिया है, और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास में ऊपर हमने फर्स्ट में देखा था, तो हमारे पास में क्या था? डेल्टा ई एल अपॉन एल इज इक्वल टू E1, इसकी वैल्यू थी P अपॉन ई। ऐसे ही डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू है इज इक्वल टू E2, इसकी वैल्यू है माइनस P अपॉन एम ई। ऐसे ही थिकनेस की वैल्यू है हमारे पास में माइनस P अपॉन एम ई। यह आपकी लेंथ है, यह आपकी विड्थ है, और यह आपकी थिकनेस में जो परिवर्तन हो रहा है वो तीनों है। अब इसको ऊपर वाली इक्वेशन, इसके अंदर इसकी वैल्यू जो भी आ रही है वो पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है ई वी इज इक्वल टू, ये E1 की वैल्यू हो गई, ये E2 की वैल्यू हो गई, और ये E3 की वैल्यू पुट कर दी है। अब इन तीनों में से हम जो कॉमन निकल रहा है P अपॉन ई, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाता है हमारे पास में? नीचे देखेंगे तो कॉमन निकालने पर यहाँ पर आ जाएगा 1, और इन दोनों की जगह हो जाएगा हमारे पास में माइनस m माइनस 1 अपॉन m, और 1 माइनस वापिस से देख लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n। यह दोनों में से m कॉमन लेंगे तो हमारे पास में यह बच जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन m, जो यहाँ पर मैंने लिखकर बताया है। यह आपका फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड निकालने का। यह तो रेक्टेंगुलर बार की बात हो गई। अगर हमारे पास में बार सर्कुलर है तो क्या करेंगे? यहाँ पर सर्कुलर बार के लिए बताया है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है तीनों समान हो गई है। डायमीटर d रखा जाएगा विड्थ और थिकनेस के लिए, लेकिन लंबाई जो है उसकी l होगी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये एरिया हो गया यहाँ पर सर्कुलर बार का π/4 d स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया है हमने l का, तो हमारे पास में वॉल्यूम आ गया है। अब इसका हम वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड निकालते हैं डेल्टा v अपॉन v, तो हमारे पास में मिलेगा डेल्टा l अपॉन l, ये लंबाई में चेंज है, और थिकनेस और डायमीटर में जो चेंज होगा उसके लिए हम क्या करते हैं? दोनों ही बराबर है तो डेल्टा d अपॉन d कर लेते हैं, और 2 है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और इस टाइप से दिखाया गया। यहाँ पर आपका ऊपर हमने जो सॉल्यूशन किया था उसमें देखा था कि डेल्टा l अपॉन l क्या होता है? E1 है, इसकी वैल्यू होती है P अपॉन ई, और डेल्टा d अपॉन d क्या है? E2 है, इसकी होती है माइनस P अपॉन एम ई। तो इसको हम इन वैल्यूज को ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो हमारे पास में मिल जाता है EV इज इक्वल टू P अपॉन ई माइनस
2 × P/mE। वापिस से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में यह इक्वेशन मिलती है EV = P/E इंटू 1 - 2/m। जो हमने ऊपर रेक्टेंगुलर बार को सोल्व करते हुए इक्वेशन बनाई थी, ये वाली वही इक्वेशन हमें सर्कुलर बार के लिए भी मिली है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की दोनों सेम है, यानी कि रेक्टेंगुलर बार हो या सर्कुलर बार हो, दोनों में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सेम निकलेगी। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस। अगर अभी जो हमने पढ़ा है वो किसी बार पर एक ही फेस के ऊपर अगर स्ट्रेस डेवलप हो रही है तो उसके बारे में पढ़ा था। अगर स्ट्रेस आपकी सभी फेस के ऊपर समान रूप से लग रही है तो कैसे इसको सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। Above figure shows a parallelogram subjected to 3 tensile stresses P1, P2 and P3 in the 3 mutually perpendicular direction as obtained in the previous article। जैसा कि ऊपर हमने previous articles यानी कि ऊपर जो सॉल्यूशन किया था उसके अनुसार ही हम देखते हैं कि एक कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर 3 स्ट्रेसेस काम कर रही है, P1, P2 और P3। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे आगे देखते हैं। हमारे पास में ऊपर हमने देखा था कि यह फॉर्मूला था EV/V = E1 + E2 + E3। इसमें E की वैल्यू हमारे पास में क्या है? E1 की वैल्यू है हमारे पास में P/E। अब इसके अंदर जो यह तो है आपकी लंबाई, यह चौड़ाई और ये थिकनेस। तो लंबाई में तो क्या होगा स्ट्रेस में आपके पास में एक स्ट्रेस की बात करते हैं, केवल एक डायरेक्शन की स्ट्रेस की। तो हमारे पास में यह इक्वेशन मिलती है। लंबाई में तो वृद्धि हो रही है इसलिए पॉजिटिव, और थिकनेस और विड्थ में कमी हो रही है इसलिए नेगेटिव। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में यह इक्वेशन मिल जाएगी। ऐसे ही सेकंड डायरेक्शन वाली इक्वेशन के लिए हमें सेकंड वाली डायरेक्शन की इक्वेशन बनानी होगी। E2 = सेकंड आपकी स्ट्रेस है P2, तो उस दिशा में तो क्या हो रहा है? वृद्धि होगी, और बाकी दोनों दिशाओं में कमी होगी, तो इसको माइनस से डिनोट किया है। ऐसे ही तीसरी डायरेक्शन के लिए लेंगे E3, तो E3 वाली डायरेक्शन में वृद्धि होगी, बाकी दोनों डायरेक्शन में कमी होगी, तो इसको माइनस से डिनोट किया है। इस तरह से हमें यह तीनों इक्वेशन तीनों डायरेक्शन की अलग अलग प्राप्त हो गई। अब इनको आपस में अगर जोड़ लेते हैं तो पूरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल जाएगा E1 + E2 + E3। तीनों जो हमें ऊपर मिला है इसका फॉर्मूला, इनको एक साथ में रख लेते हैं और तीनों को जोड़ लेते हैं तो हमें फाइनल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करने के बाद में हमें मिलेगा यहाँ पर EV = P1 + P2 + P3/E 1/m × -2 + 1 इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। EV = 1 - 2/m × P1 + P2 + P3/E। यह आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी अगर किसी पार्टिकल के ऊपर तीनों डायरेक्शन या उसकी सभी फेस के ऊपर स्ट्रेस एक समान लग रही हो तो।